हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की जेई मेंस और नीट की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक नया चैप्टर जो कि है फिनॉल एंड ईथर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिनॉल एंड ईथर को। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि मैंने क्या क्या डिस्कस कर लिया है अभी तक। तो क्योंकि ये मैं बार बार हर वीडियो में बताता हूँ, किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताता हूँ आपको, ताकि आप इसी सीरियल वाइज में इस पूरे वीडियो को देखें। तो सबसे पहले मैंने डिस्कस किया था जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद आइसोमेरियम, फिर हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन डिस्कस करने के बाद मैंने आपको डिस्कस किया कार्बोनिल कंपाउंड, और उसके बाद एल्किल हैलाइड, उसके बाद एल्कोहल। और अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फिनॉल एंड ईथर। इसके बाद दो चैप्टर आपके और आएंगे और उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक एमिस का। उसके बाद फाइनली आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिनॉल एंड ईथर को। बहुत ही आसान सा ये आपका चैप्टर है और इसमें हम लोग काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए ईथर के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो, ईथर क्या होता है, आर ओ आर, इसको ईथर बोलते हैं। मतलब कोई ऑक्सीजन हो, अगर दोनों तरफ कार्बन कार्बन लगे हो, कुछ भी कार्बन मतलब एथिल मोथिल प्रोपिल ब्यूटिल कुछ भी ले सकते हो, कोई भी एल्किल ग्रुप ले सकते हो, इधर भी कोई भी एल्किल ग्रुप ले सकते हो। ये हमारा कहलाता है क्या, याद रखिएगा, ये होता है हमारा ईथर। ईथर का फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। नेमिंग अगर आपको करना हो तो देखो, ये डाई मेथिल ईथर होगा, देख लो, मेथिल है तो डाई मेथिल, तो डाई मेथिल ईथर, ठीक है। या इसको मेथॉक्सी मेथेन बोल सकते हो, जैसे इसको पूरा ये मेथॉक्सी ग्रुप बोल दो, ये मेथेन हो गया, इसको मेथॉक्सी इसको मेथेन, जैसे बोलना आप चाहो बोल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आप बोल रहे हो सर ऐसे कैसे, भी बताता हूँ। देखो, अगर आपको ईथर का कभी आईपीएससी नेम लिखना हो ना, तो कुछ मत करिएगा, सबसे पहले पेरेंट चेन खोजिए। पेरेंट चेन का मतलब होता है सबसे लंबी कार्बन का चेन। तो सबसे लंबी कार्बन का चेन यही होगा, 1 2। देखो ये 1, ये 2 हो जाएगा। अब 1 पे क्या लगा है, मेथॉक्सी, छोटा वाला क्या कहलाएगा, मेथॉक्सी। तो ये 1 पे मेथॉक्सी और एथेन, पेरेंट चेन में क्या है, दो कार्बन, इसको एथेन बोलेंगे। इसको बोलेंगे हम लोग क्या, मेथॉक्सी एथेन बोलेंगे, क्लियर है। और कॉमन नेम लिखोगे तो क्या हो जाएगा, एथिल हो जाएगा, मेथिल हो जाएगा और ईथर। तो एथिल मेथिल ईथर हो जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, बताइए। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस तरह से आप देख सकते हो ये सारी चीजें आप लोग फटाफट, ठीक है। तो नए में तो आपको पता होगा। ये देखो कुछ शॉर्ट नोट्स हैं, ये कुछ शॉर्ट नोट्स हैं। मैं चाहूँ तो आपको ये पूरा चैप्टर 15 मिनट में करा सकता हूँ, बट शॉर्ट नोट्स ये मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे पुट किया हूँ। ये देखो, ये सब शॉर्ट नोट्स हैं, इसको बाद में आप लोग पढ़िएगा, है ना। मैं पहले तो आपको पूरा चैप्टर बिल्कुल डिटेल्स में बताने वाला हूँ, काफी अच्छे से बताने वाला हूँ। पूरा फिनॉल मैंने एक ही, देख रहा हूँ ना, एक ही में कर दिया है। अब इसके बाद में पहले मैं सारे रिएक्शन को डिस्कस करूंगा, फिर आपको ये सारी पीडीएफ अच्छे से समझ में आने वाली है। क्लियर है क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ईथर की प्रिपरेशन आप कैसे कैसे कर सकते हो, इसके बारे में फटाफट चीजें आपको ध्यान से देखनी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विलियमसन ईथर सिंथेसिस का। विलियम ईथर सिंथेसिस के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी 2 बार डिस्कस कर लिया है, बट हम लोग यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करेंगे क्योंकि ये इसी का टॉपिक है। तो देखो, इसमें कुछ नहीं करना होता है, आपको बस सोडियम एल्कोक्साइड लेना है, मतलब RONA, एक सोडियम एल्कोक्साइड लेना होता है। ये आपका न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, ये वाला पूरा पार्ट, ठीक है। और इसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं एक एल्किल हैलाइड से। खास बात ये है, आप सोडियम एल्कोक्साइड कैसा भी ले लो, कैसा भी ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट याद रखिएगा ये हमेशा कैसा होना चाहिए, याद रखिएगा, SN2 रेडी, SN2 रेडी। कैसा, SN2 रेडी होना चाहिए। यानी कि जब सोडियम एल्कोक्साइड जब इससे अटैक करेगा तो यहाँ से यक्स निकल जाएगा और फाइनली आपका बन जाएगा ROR बन जाएगा। ये बात आप याद रखिएगा ईथर के लिए, ठीक है ना। बताइए, अब ये SN2 रेडी का मतलब बताओ, क्या ये SN2 देगा। अगर मैं एक ऐसे लिख दूं, CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH, यहाँ पे X, क्या ये SN2 होगा, बिल्कुल नहीं SN2 होगा, क्योंकि यहाँ पे तो X यार निकल ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये रेजोनेंस करेगा और इसको यहाँ पे निकलना इसका मुश्किल, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये नहीं रिएक्शन होगा, है ना। अगर ये बेंजीन के साथ X लगा होगा, बताओ क्या ये रिएक्शन देगा, नहीं देगा, क्योंकि फिर से यहाँ पे देखो पार्शियल डबल बॉन्ड होगा, ये यहाँ से नहीं निकल पाएगा। तो कुल मिला के आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। और 3 डिग्री होगा तब भी नहीं, क्योंकि 3 डिग्री तो SN1 देगा। तो ये चीज SN2 रेडी होना चाहिए, बस यही जान लो, SN2 होना चाहिए, हो जाएगा आपका रिएक्शन खत्म। बहुत आसान सा रिएक्शन है, ठीक है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे सर सोडियम एल्कोक्साइड बनाएंगे कैसे, तो बनाने का मेथड देख लीजिए। अगर आप किसी भी अल्कोहल को सोडियम एक्टिव सोडियम, जो एक्टिव मेटल टेस्ट बताया था नहीं अल्कोहल में, याद है, सोडियम साथ रिएक्शन कराओगे क्या होगा, यहाँ से यह छटेगा और यहाँ पे आपका ONA आ जाएगा। अब इसको आप किसी भी से रिएक्शन करा सकते हो, देख रहा हूँ, बस फटाफट खत्म। चलिए, अब कुछ चीजें हम लोग और डिस्कस करते हैं। विलियमसन सिंथेसिस तो मैंने आपको बता दिया। फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से कैसे आप ईथर बनाओगे, चलो इसको देखते हैं। ये बताओ, क्या मैंने आपको एल्कीन
का जब एल्कोहल से, ये मैंने आपको रिएक्शन कराया था क्या, सभी लोग बताओ, RCH डबल बॉन्ड CH2, इसके रिएक्शन मैंने कराया था कौन सा, H2O डाइल्यूट H2SO4 से, याद है, डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन कराया था, या H2O से रिएक्शन कराया था, याद है। इसमें क्या कराते थे, मार्कोनिक रूल कराते थे, कार्बोकेटायन बनाते थे, और उसके बाद इसमें H2O ऐड कराते थे मार्कोनिक एसिड से, तो क्या बनता था, RCHOH और यहाँ पे CH2 बनता था। अब एक बात बताओ, आपने यहाँ पे जो H2O लिया था, H2O की जगह पे अगर आप एल्कोहल ले लो ROH, तो सोचो, आपने जब H2O से क्या ब्रेक किया था, OH और H जाके लगाए थे, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, ROH में क्या करेंगे, इसको जब ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक OR आ जाएगा और H प्लस आ जाएगा, इसको ले जाके ब्रेक कर दो OR माइनस को और यहाँ पे H प्लस को, बस काम खत्म। यानी क्या बन जाएगा, RCH, यहाँ पे OR और यहाँ पे आ जाएगा CH3 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे CH3 आ जाएगा। तो कुल मिला के क्या ये आपका ईथर है, यार सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन के इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, तो ये क्या कहलाएगा, एक ईथर कहलाएगा। बस करना क्या है, जो आपने डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कीन पढ़ा था उसमें जो H2O लेते थे ना, H2O की जगह पे क्या करना आपको, एल्कोहल, सेम सब कुछ होगा, कार्बोकेटायन यहाँ भी बनेगा, देखो ना, कार्बोकेटायन यहाँ भी होगा, अगर रीअरेंजमेंट हो रहा है उसको करा दो, बाकी सब कुछ वही है। देखो ये फाइनली हमारा क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई। यहाँ पे CH3OH है तो OCH3 लग जाएगा, देखो OCH3 लग गया, और CH3 यहाँ पर OET लग जाएगा तो OET लग गया, सिंपल सी बात है। बस आपको मार्कोनिक रूल याद रखना है, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, ये याद रखना है, ठीक है। अब वही चीज जो आप लोग पढ़े थे ना एल्कोहल में, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन पढ़ाया था मैंने, याद करिए, है ना, वही सेम यहाँ पर भी होगा, सिंपल सी बात है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में क्या होता है, HgOAc ट्वाइस एसिडिक मीडियम और यहाँ पे H2O और NaBH4 लेते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें मैंने आपको क्या बताया था, याद है, NaBH4 से H आता था, याद करो, और H2O से OH आता था, अगर आपको याद होगा तो ये मैंने आपको बताया था। और फिर बताया था मार्कोनिक रूल से इसको ऐड करा देना, मतलब जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल OH को जोड़ देना और यहाँ पे हाइड्रोजन को जोड़ देना, और यही हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। अब बताओ, अगर हम H2O की जगह पे, अभी H2O की जगह पे फिर से अगर हम एल्कोहल ले लें, ROH ले लें, बताओ क्या अब OR जुड़ेगा, बस खत्म बात, OR जोड़ देंगे, जहाँ पे आपने OH जोड़ा था वहाँ पे OR ले जाएगा। देखो ये ना, अगर यहाँ पे ROH आपने ले लिया, बाकी सब कुछ वैसे ही है, बाकी सब कुछ वही है, तो यहाँ से आएगा H हाइड्रोजन और यहाँ से आएगा OR, बस लगा दो, क्वेश्चन हो गया। कितना आसान है, अगर आपने पीछे की सारी चीजों को पढ़ा है ये बहुत ही आसान आपको लग रहा होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ, ये भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था, अगर लास्ट क्लास का मतलब एल्कोहल वाले चैप्टर में किया था, मैंने बताया था कि देखो जनरली क्या होता है कि जो एल्कोहल होता है कि अगर आप एल्कोहल को एसिडिक मीडियम से रिएक्शन कराओगे, एसिड से रिएक्शन कराओगे, 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब रिएक्शन कराओगे तो एल्कीन बनता है, क्या बनता है, एल्कीन। और जब 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे कराते हो तो ईथर बनता है, ये याद रखना है, ठीक है ना। जैसे CH3 CH2 OH लिखा है, CH3 CH2 OH लिखा है ना, तो ईथर का मतलब क्या बन जाएगा, CH3 CH2 और यहाँ पे OCH2 और ये CH3 ईथर बन जाएगा। मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं एसिड कैटालिस्ट डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, है ना, ये सब तो हो गया हम लोग का भी। ये तो एल्कीन वाला नहीं बताना है ना, ये तो देखो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल बहुत बार हो चुका है यार, 50 पता नहीं कितनी बार हो चुका है, आप लोग को तो सारी चीजें रट गई होंगी अगर आप सीरियल वाइज लेक्चर को देख रहे होंगे तो, अदरवाइज तो भगवान ही मालिक है ना, मतलब ऐसे बोल रहा हूँ, मतलब सिलेक्शन लेना हो तो यार सब कुछ बिल्कुल अच्छे से किया करो ना, बिल्कुल ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कर रहे हो, पढ़ाई का एक तरीका होता है, उस तरीके को आपको फॉलो करना पड़ेगा ताकि आप टाइम बचा सको, ऐसा नहीं कुछ भी पढ़ रहे हो कुछ भी वेस्ट, मतलब टाइम नहीं वेस्ट करना है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं फ्रॉम एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड से अगर आपको ईथर बनाना तो कैसे बनाएंगे, एल्किल हैलाइड ले है, SN2 रेडी होना चाहिए पहली बात तो, ड्राई Ag2O से रिएक्शन कराओगे तो ROR एल्कोहल ईथर बनता है, और अगर मॉइस्ट Ag2, मॉइस्ट का मतलब इसमें H2O होगा, मॉइस्ट का मतलब इसमें H2O का वाटर होगा, अगर मॉइस्ट ले लोगे तब तो ROH बनेगा, एल्कोहल बनेगा, लेकिन अगर मॉइस्ट की जगह पे ड्राई Ag2O लोगे तो याद रखना ईथर बनेगा, अगर वाटर है तो उसमें OH होगा तो यानी कि एल्कोहल बनेगा, और अगर ड्राई ले लोगे तो याद रखना वो ईथर बनता है, इतना ही याद रखना है और इसके आगे आपको नहीं जानना है। फिर से ड्राई Ag2O लगे क्या बनेगा, ईथर बन जाएगा, तो CH3 CH2 OCH2 CH3 बन जाएगा, सिंपल सी बात है, बस खत्म। चलिए अब हम लोग कुछ केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, फटाफट देखिएगा, बड़ा आसान सा प्रॉपर्टी है, इसमें ज़्यादा कुछ आपको सोचना नहीं है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिएक्शन ऑफ H3O+, है ना, हाइड्रोलिसिस कराएंगे हम लोग किसका, ईथर का हाइड्रोलिसिस, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो जो ईथर का हाइड्रोलिसिस होता है वो एसिडिक मीडियम में भी करा सकते हो, बेसिक मीडियम में, बट याद रखना केवल और केवल एसिडिक मीडियम में ही ईथर का हाइड्रोलिसिस होता है और ये ROH या एल्कोहल बनाता है। अभी इसके बारे में देखेंगे कैसे ये बना है, और याद रखना बेसिक मीडियम में इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। आप बोलोगे सर क्यों, आखिर एसिडिक मीडियम का मतलब हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, H2O, तो H2O अगर H+ लिखा होगा तो एसिडिक मीडियम,
अगर H2O OH माइनस लिखा होगा इसको बोलेंगे बेसिक मीडियम, है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। एसिडिक मीडियम, चाहे इसको आप ऐसे लिख सकते हो H2OH प्लस को H3O प्लस भी लिख सकते हो, तो ये एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस होता है। तो यहाँ पे होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि जो ईथर होता है ना, ये देखो ईथर जो होता है आर क्वाइट स्टेबल इन बेसिक मीडियम, क्योंकि वो बेसिक मीडियम में स्टेबल होता है, इसलिए उसकी हाइड्रोलिसिस जो है पॉसिबल नहीं होती है। अब आप बोलोगे चलो अच्छा ठीक है, मान लेते हैं कि उसमें स्टेबल था, नहीं हुआ। ये बता दीजिए कि एसिडिक मीडियम में जो हाइड्रोलिसिस हो रहा है उसका कुछ प्रोडक्ट, कैसे प्रोडक्ट क्या बन रहा है, इसके बारे में अगर थोड़ा सा बता देते तो मजा आ जाता। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको इसके बारे में। ये ध्यान से देखिए, तो एक ईथर है, ROR एक ईथर है ना, ठीक है। चलिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक ये है कि आपका जो ईथर है, ठीक है, ईथर का हाइड्रोलिसिस करा रहे हो, तो जो ईथर होना चाहिए 2 डिग्री और 3 डिग्री, 2 डिग्री 3 डिग्री तो SN1 होगा, ठीक है, और 1 डिग्री होगा तो SN2 होगा। बस यही याद रखना है आपको। अगर 1 डिग्री होगा तो SN2 होगा, और 2 डिग्री 3 डिग्री के लिए SN1 होगा। ये कई सारी जगह पे ये सब चीजें आती हैं, आपने देखा होगा। तो मैं आपको बोलूंगा ना, छोटा सा एक पेज का नोट्स बना लिया करो, ऐसी जो कंफ्यूजिंग वाली चीजें होती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ईथर में 2 डिग्री या 3 डिग्री कुछ है तब तो आपको SN1 कराना है, ठीक है। और अगर अगर 1 डिग्री है तो आपको SN2 कराना है। मैं आपको बताता हूं कि कैसे करना है क्वेश्चन, ध्यान से सुनो आप लोग। जैसे ये क्वेश्चन देखो, CH3 है, O है, CH2 है, CH3 है। इस एक क्वेश्चन को ध्यान से देखो। आप हाइड्रोलिसिस करा रहे हो H3 प्लस एसिडिक मीडियम में, कौन सा बॉन्ड ब्रेक करे? क्या यहाँ पे कोई 2 डिग्री 3 डिग्री है? नहीं। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 1 डिग्री है, ये भी SN2 रेडी है, ये भी SN2 होगा, यानी कि दोनों ही SN2 होगा। अब ज्यादा SN2 का रेट किसका होता है बताया था मैंने, जितना लेस बल्कि होता है उसका SN2 का रेट उतना ज्यादा होता है, यानी कि ये SN2 ज्यादा इफेक्टिव होगा, यानी कि यही बॉन्ड यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, ठीक है। यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट बन जाएगा, इसको जब ब्रेक करोगे ना, हाइड्रोलिसिस का मतलब बॉन्ड को ब्रेक करना, एक H यहाँ दोगे, एक OH यहाँ दोगे, और ये हमारा बन जाएगा CH3OH बन जाएगा इधर वाला। और इधर वाला क्या बन जाएगा, चलो अब इसको ऑक्सीजन 18 मान लेते हैं, आइसोटोप्स है, ऑक्सीजन 18 मान लेते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा CH3 CH2, और ये OH ये 18 वाला बन जाएगा। समझ में आया प्रोडक्ट कैसे बना, बताइए प्रोडक्ट कैसे बन रहा है, समझ में आया कि नहीं। तो ये SN2, इसमें कोई SN1 नहीं था। अगर SN1 आ जाता ना, अगर 2 डिग्री 3 डिग्री हो जाता तब SN1 कराते। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ, ये देखो, ये भी तो वही है, 2 डिग्री 2 डिग्री, कोई दिक्कत है, कोई भी तोड़ दो। ये देखो, क्या ये 3 डिग्री है, क्या ये कार्बन 3 डिग्री है? अगर 2 डिग्री 3 डिग्री आ जाए तो SN2 को भूल जाओ, बस ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे तब आपको SN1 को मानना है ना। तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे, बस यहाँ पे आपको H दे देना है, यहाँ पे OH दे देना है। ये देखो हमारा ये बन गया और ये बन गया। क्लियर है क्या? ये जो स्टार वाला, ये जो स्टार था ऑक्सीजन, मतलब जो ऑक्सीजन का ये वाला था पार्ट था, ये किसके साथ आ जाएगा, CH3 के पास आ जाएगा। समझ में आ गया होगा मुझे लगता है काफी अच्छे से, ठीक है। ज्यादा दिमाग मत लगाना, जैसे बता रहा हूं वैसे करोगे, कभी गलती नहीं होगी। इनमें तो कोई बॉन्ड ही नहीं ब्रेक होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो रेजोनेंस हो रहा है, तो पार्शियल डबल बॉन्ड है, तो ब्रेक करना मुश्किल है, इसमें तो कभी नहीं होगा। ये सब चीजों को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। आपको पता होना चाहिए कि जो ईथर होता है वो, उसको हम लोग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में रखते हैं, और जैसे मतलब ईथर जो होता है एक गुड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे रिएक्शन में, लगभग हजारों नहीं, 50-60 रिएक्शन जितने मैंने आपको पढ़ाए थे, उनमें बहुत सारे रिएक्शन में आपने देखा होगा ईथर को एक सॉल्वेंट ऐसे लिखा रहता है ना, किसी रिएक्शन में ऐसे लिख देगा, देखा होगा आपने, ऐसे लिख देगा ड्राई ईथर, ऐसे लिख देगा ड्राई एथिल ईथर, ऐसे कुछ लिखता है कि नहीं। क्योंकि ईथर क्या होता है, गुड सॉल्वेंट होता है, ये सॉल्वेशन प्रोवाइड करता है। जैसे ग्रिग्नार्ड एजेंट है, ग्रिग्नार्ड एजेंट में आपने ड्राई ईथर लिया था, क्यों लिया था? क्योंकि ईथर जो होता है, जो कि ग्रिग्नार्ड एजेंट होता है, इसको हम लोग ईथर में ही स्टोर करते हैं। समझ में आया कि नहीं, बताइए। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। PCl5 SOCl2 HI रेड फास्फोरस का तो ये मैंने आपको पूरा अच्छे से बता ही दिया था। जैसे आपको HI रेड फास्फोरस की मैंने क्या बताया था, बताइए कि HI रेड फास्फोरस के साथ आप किसी भी चीज को रिएक्शन कराओगे तो हमेशा लिखिए नहीं देता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। SOCl2 PCl5 ये सब SN2 रिएक्शन होते हैं, ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो चलिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। अगर आपको ROR है ना, और अगर आप रिएक्शन करा रहे हो PCl5 से, तो मैंने आपको ट्रिक बताया था कई बार, PCl3 लिख लो, ऐसे Cl लिख लो, ऐसे Cl लिख लो, बस यहाँ पे RCl POCl3 और यहाँ पे RCl, तो 2 मोल RCl बन जाएगा और POCl3 बन जाएगा। समझ में आया? चलिए अब बात करते हैं SOCl2, बिल्कुल वैसे SOCl2 लिख लो, SO लिख लो, Cl लिख लो, Cl लिख लो, RCl और SO2 गैस आ जाएगा, सिंपल सी बात है, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। HI रेड फास्फोरस है, कोई एक बॉन्ड ब्रेक कर दो तो यहाँ भी एल्केन, इधर भी एल्केन, तो RH इधर है ना, RH इधर, मतलब RH 2 मोल बन जाएगा, सिंपल सी बात है। ये सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में, एल्कोहल वाले लेक्चर में अच्छे से किया था, इसलिए कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अब ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको अच्छे से पढ़ो। रिएक्शन ऑफ ROR, मतलब ईथर की रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं HI के साथ। किसके साथ पढ़ रहे हैं? HI के साथ पढ़ रहे हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको ध्यान से देखना आप लोग, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो देखो इसमें क्या है, ठीक है।
रिएक्शन ऑफ ROR विथ HI है ना, HI। तो देखो ROR का मतलब ईथर है, HI है। इसमें आपको समझने वाली बात यह है कि SN2 कब होगा, SN2 कब होगा आपको यही समझना है। देखो ये पढ़ लो, 1 डिग्री 2 डिग्री होगा, अगर 1 डिग्री 2 डिग्री अगर इसमें कुछ आ जाए, जैसे वो हम लोगों ने किया था वही वैसा ही है, बट इसमें थोड़ा सा अलग है। उसमें 1 के लिए SN2 था, इसमें 1 2 अगर आ जाए तो SN2, 3 डिग्री आ जाए तो SN1 कराना है, बस यही याद रखना है। मैं आपको बताता हूँ कैसे, सुनो। इसमें देखो तो इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, यही बॉन्ड आपको ब्रेक करना पड़ेगा HI के लिए, क्योंकि ये बॉन्ड तो ब्रेक ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड होगा, रेजोनेंस होगा ऑक्सीजन का लोन पेयर और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के साथ, ठीक है। तो ये बॉन्ड जब ब्रेक करोगे तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा है, तो HI में H की इलेक्ट्रॉनिक कम है, तो H प्लस को इसको दे दोगे, O माइनस को, और I माइनस को H प्लस को दे दोगे, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे CH3 CH2I और यहाँ पे ये बन जाएगा, ठीक है। ये भी SN2 ही हो रहा है, क्योंकि ये SN2 ही रेडी होगा। यहाँ पर भी देखो SN2 है, वही चीज है। चलिए आगे देखिए, हाँ ये देखो, ये 3 डिग्री आ गया, तो 1 डिग्री 2 डिग्री होगा तो SN2, और 3 डिग्री होगा तो SN1 करना, यानी कि यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे ना। यानी कि SN1 और SN2 में आप बोलोगे सर इधर तो SN1 SN2 है, इधर तो SN2 होगा। अरे भैया, SN1 और SN2 हमेशा SN1 ही को याद रखिएगा, क्योंकि इसमें कार्बोकेटायन बनता है ना, तो हमेशा SN1 विनर होता है। कौन? तो SN1 और SN2 दोनों है, तो आपको SN1 पर ही ध्यान देना है पहले। हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर SN2 दोनों होंगे तब आपको ये देखना है कि कौन लेस हिंडर्ड होगा, उसका SN2 ज्यादा होगा, उस पर हम लोग उस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये SN1 था, तो SN1 मतलब ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, तो कुल मिला के यहाँ पे आपका आयोडीन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे H दोगे, यहाँ पे I दोगे, और फाइनली हमारा ये प्रोडक्ट बन जाएगा। चलिए कुल मिला के क्लियर हो गया आप लोग को सारी चीजें। हाँ चलिए, ये सब तो हो गया। यहाँ पे देखो इसको ब्रेक कर देंगे, देख लो फटाफट, कोई दिक्कत नहीं। इसको यहाँ पे ब्रेक करेंगे, क्योंकि इधर भी SN2 इधर भी SN2, तो दोनों ही अगर यार SN2 होगा तो आप खुद बताओ ना कौन सा होगा। इधर से ब्रेक करेंगे, देख लीजिए आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, ईथर वाला जो चैप्टर है वो हमारा फाइनली अच्छे से कंप्लीट होता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, फिनॉल के बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे। फिनॉल एक काफ़ी आसान सा रिएक्शन है, और मुझे लगता है कि आप लोग इस रिएक्शन को केवल और केवल 20 से 25 मिनट में अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। और इसका मैंने जो शॉर्ट नोट्स है वो ऑलरेडी मैंने आपको पहले ही दे दिया है, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स उससे पढ़ लीजिएगा लास्ट में, जब लास्ट टाइम जब रिवीजन करिएगा तो शॉर्ट नोट्स से ही आप रिवीजन करिएगा। क्लियर है क्या? तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, फटाफट आप लोग सारी चीज़ों को देख लीजिए फटाफट, है ना। फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है पहले आप यही देख लीजिए। फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपका PHOH है ना, मतलब ये आपका एक बेंजीन रिंग होता है, यहाँ पे OH लगा दो, इसको हम लोग बोलते हैं फिनॉल। क्लियर है क्या? फिनॉल के पास आपको पता होगा लोन पेयर GOC, मैंने आपको सारी चीजें बताई थी। अगर बेंजीन से जो ग्रुप डायरेक्ट अटैच है, अगर इसके पास लोन पेयर है, यानी कि ये कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा, यानी कि ये प्लसियम इफेक्ट शो करेगा, यानी कि ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। ये इंपॉर्टेंट है। यानी कि एक बात याद रखिएगा, बेंजीन या बेंजीन का कोई भी डेरिवेटिव होगा, है ना, उसमें जो भी रिएक्शन होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। कैसा होता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। तो फिनॉल में भी कौन सा रिएक्शन होगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। यानी कि कोई भी रिएक्शन होगा आपको हमेशा इलेक्ट्रोफाइल ढूंढना है और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना है। अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल फिनॉल के बारे में, क्योंकि ये तो न्यूक्लियोफाइल होगा ना, क्योंकि इसके बाद देखो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, 3 पाई बॉन्ड है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कारण, है ना, ये एक न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, और कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आके यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर सकता है, ये बात याद रखिएगा। क्लियर है क्या? फिनॉल के कुछ नाम है जो आपको जानने हैं। ये देखो ऑर्थोक्रिसॉल है, ये देखो मेटा, अगर याद रखिएगा CH3 ऑर्थो पर होगा तो ऑर्थोक्रिसॉल, अगर मेटा पर होगा तो मेटाक्रिसॉल, और अगर पैरा पर होगा तो पैराक्रिसॉल, और इसको बोलते हैं कैटिकॉल। तो 2 H होगा तो उसको क्या बोलते हैं? कैटिकॉल बोलते हैं, ठीक है। और अगर OH आर्थो मतलब मेटा पर है तो इसको रिसोर्सिनॉल, और अगर पैरा पर OH होगा, है ना, इसको बोलते हैं कीनॉल। तो ये सब चीजें नाम याद रखिएगा। नाम में कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ऐसा ना हो कि नाम ना आने की वजह से आपके क्वेश्चन गलत हो जाए, इसलिए जितना मैंने नोट्स में इंक्लूड किया हुआ है उसको अच्छे से जरूर कर लेना। इसके अलावा आपका मन चाहे जितना करो, ठीक है, बट इतना जरूर कर लेना। क्लियर है क्या? चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल की प्रिपरेशन कैसे करते हैं। देखो, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन से हम लोग कैसे मेथड प्रिपरेशन करेंगे फिनॉल की, तो फटाफट देख लो। ये आपका क्लोरोबेंजीन है, इसकी रिएक्शन जो हम लोग NaOH से कराते हैं। अच्छा ये बताओ, क्या यहाँ पे Cl को आप आसानी से हटा पाओगे क्या? नहीं। आप बोलोगे सर नहीं हटा पाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ Cl एक गुड लिविंग ग्रुप तो है, लेकिन यहाँ पे देखो लोन पेयर रेजोनेंस करा है, तो पार्शियल डबल बॉन्ड है। तो इसको यानी कि ये रिएक्शन कराने के लिए अगर आपको Cl को हटाना ही है तो आपको यहाँ पे हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लेना पड़ेगा, तभी ये रिएक्शन होगा। जनरली मतलब जनरल कंडीशन पे ये रिएक्शन अदर कभी नहीं करेगा। हमें समझ में आ रहा है कि नहीं? तो चलिए देखते हैं इस रिएक्शन को कैसे करेंगे। जब आप हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लोगे तब जाके यहाँ से क्या होगा, Cl निकलेगा और यहाँ पे ONA आएगा। अभी मैकेनिज्म देख लेते हैं। और फाइनली यहाँ पे जब आप एसिडिक मीडियम से रिएक्शन करा दोगे, एसिड से रिएक्शन करा दोगे, Na हटेगा और यहाँ पे
एसिड आ जाएगा। सिंपल सी बात है, ये तो क्लियर हो गया। चलिए आगे देखिए। अच्छा, मैकेनिज्म अगर आपको देखना तो देखो क्या बनता है। जो आपने बेस लिया था, बेस तो NaOH लिया था ना, बेस जो लिया था वो क्या करेगा, ये देखो अल्फा है, ये बीटा, बीटा हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन होगा, है ना, एसिडिक हाइड्रोजन होगा। तो कुल मिला के इस हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा, H2O निकल जाएगा और यहाँ पे आपका यहाँ से जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये आ जाएंगे यहाँ पे, और फाइनली हमारा ये बनता है, ये याद रखिएगा, इसको बोलते हैं बेंजाइन। क्या बोलते हैं? अगर बेंजीन में ही ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो ये होता है बेंजाइन। क्लियर है क्या? बताओ। तो बेंजाइन आता है और ये बहुत ही लेस स्टेबल होगा क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड बेंजीन में आना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि 180 डिग्री, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री sp हाइड्राइजेशन होगा, इसलिए लेस स्टेबल होगा। और फाइनली यहाँ से इसको स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करता है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ से Cl निकल जाएगा और फाइनली हमारा क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। देख लीजिए, OH माइनस क्या करेगा, फिर से ये यहाँ से ब्रेक करेगा बेंजाइन में, ठीक है, ये बेंजाइन देख लीजिए ब्रेक करेगा, क्योंकि मैंने बताया ना 3 बॉन्ड क्या होता है, 3 बॉन्ड आपका लेस स्टेबल होता है, ठीक है। उसके बाद OH अटैक करेगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, फिर H2O से यहाँ से H प्लस चला जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा और फाइनली हमारा यहाँ पे OH आ जाएगा। फिर NaOH रिएक्शन करके क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो एसिड है, ये बेस है, तो यहाँ पे सॉल्ट बन जाएगा। फिर अगर आप एसिड लोगे तो OH आ जाएगा। आप बोलोगे सर ये क्या कर रहे हो, तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैकेनिज्म आपने देख ही लिया है कि कितना थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा होता है, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। मैकेनिज्म जहां मतलब होता है वो मैं आपको जरूर बताता हूँ, ठीक है। तो इस खास करके फिनॉल में आपको मैकेनिज्म से बचना है, बस आप ये याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? ट्रिक सुनिए। ट्रिक ये है कि अगर आपने क्लोरोबेंजीन मान लीजिए ले लिया, ठीक है, क्लोरोबेंजीन, अब क्लोरोबेंजीन से अगर आपको Cl हटाना है, ठीक है, आपने एक कोई बेस ले लिया NaOH, यहाँ से ONA न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है। अब ये रिएक्शन तभी होगा जब यहाँ पे आप हाई टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर ऐसे हाई प्रेशर ले लोगे तभी करेगा। यहाँ से जब ONA अटैक करेगा तो यहाँ से Cl, मतलब डायरेक्ट याद रखना, मैं ट्रिक बता रहा हूँ। और फाइनली यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे ONA आ जाएगा और किसी एसिड से अटैक कराओगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा। इतना ही याद रखना है और इसमें आपसे कुछ नहीं पूछेगा। क्लियर हो गया? चलिए ये देख लीजिए, डायरेक्ट आपको बस इतना ही याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यूमीन, है ना। आपको अगर फिनॉल बनाना है ना, फिनॉल अगर बनाना हो तो क्यूमीन से बनाते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यूमीन का नाम याद रखना, क्यूमीन किससे रिलेटेड है, पहले यही याद रखने का, ये फिनॉल से रिलेटेड है। कई बार आपसे यही सब कुछ भी पूछ सकता है। तो फिनॉल बनाते हैं क्यूमीन से। क्यूमीन का फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये जो फेनिल है और आइसोब्यूटिल लगा दो इसी पर, ये फेनिल हो गया और इस पर आइसोब्यूटिल मतलब CH, यहाँ पे CH3 आपका, सॉरी आइसोप्रोपिल, ब्यूटिल नहीं आइसोप्रोपिल लगा दो और ये हमारा हो जाएगा क्यूमीन। अब देखो फिर से यार बताऊंगा कि आप बोलोगे सर इसका मैकेनिज्म, देखो मैकेनिज्म इसका, मैं फिर से बोलता हूँ मत पढ़िए, मैकेनिज्म मैं आपको दिखाऊं। देखो यहाँ से मैकेनिज्म स्टार्ट हो रहा है, देख रहे हो, सबसे पहले ये अटैक किया, ये देखो ना, इसका कोई मतलब बनता है क्या? फिर ये सारी चीजें देखो, अभी मैकेनिज्म चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है। फिर देखो अभी मैकेनिज्म चल रहा है, तो टोटल 3 पेज में जब मैं आपको बताऊंगा तब जाके इसका मैकेनिज्म क्लियर होगा। अब आप सोच रहे होंगे ठीक है सर मैकेनिज्म मत बताओ, बट इतना बता दो कि क्वेश्चन इससे हो जाए, क्या क्या क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। तो ध्यान से सुनो, सबसे पहले याद रखना क्यूमीन, क्यूमीन से ही फिनॉल बनाते हैं, क्यूमीन का फॉर्मूला याद कर लेना। दूसरी चीज, जब क्यूमीन को आप ऑक्सीजन मतलब एयर, ऑक्सीजन का मतलब वही एयर, एयर के लॉन्ग कांटेक्ट के साथ रखोगे, ज्यादा देर तक एयर में रखोगे, तो क्यूमीन से हमारा सबसे पहले बनता है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपसे यही पूछ लेगा, एक बार तो इंटरमीडिएट ही पूछ लिया था, ये याद रखिएगा। और फिर जब आप इसका कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है ना, इससे रिएक्शन कराओगे, फाइनली हमारा फिनॉल और एसीटोन बन जाता है। बस इतना याद कर लो, आपका काम खत्म हो जाए। मैं जल्दी याद करने के लिए नहीं बोलता हूँ, लेकिन इसको याद कर लेना, ठीक है। फिर से बताता हूँ, क्यूमीन तो याद हो गया होगा। जब आप O2 के लॉन्ग एयर के साथ रिएक्शन कराओगे, लॉन्ग कांटेक्ट के साथ रिएक्शन, लॉन्ग एयर नहीं लॉन्ग कांटेक्ट के साथ रिएक्शन कराओगे, तो याद रखना जो CH बॉन्ड है ना, मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। देखो ये आपने C लिखा, CH3 लिखा, CH3 लिखा, इसमें CH था, याद रखना हाइड्रोजन के बीच में 2 ऑक्सीजन, ये जो 2 ऑक्सीजन है ना, ये हाइड्रोजन के बीच में आ जाएगा और इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या याद रखिएगा, इंटरमीडिएट। यही आपका इंटरमीडिएट बनेगा जिसको क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बोलते हैं। आई थिंक आपको याद हो। तो दोनों ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, हाइड्रोजन के बीच में जाएगा, तो ये इंटरमीडिएट बन गया। फिर फाइनली आपको क्या करना है, फिनॉल बना देना है। फिनॉल बन जाएगा यहाँ से, एक्चुअली इसमें बहुत सारी, यहाँ से ये यहाँ से शिफ्ट करेगा, यहाँ जाएगा, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं, बट आप जानोगे तो पूरा कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए आपको मैकेनिज्म बिल्कुल नहीं जाना। और साइड प्रोडक्ट क्या बनता है, एसीटोन। एसीटोन की बॉइलिंग पॉइंट कम होती है, तो उसको थोड़ा सा भी बॉयल करोगे ये बाहर निकल जाएगा और फाइनली हमारा फिनॉल क्या हो जाएगा, बच जाएगा, क्योंकि फिनॉल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, क्योंकि इसमें OH है। क्लियर है क्या? चलिए सारी चीजें हो गई खत्म, देख रहे हो, ठीक है।
एक होता है डाउन प्रोसेस। डाउन प्रोसेस डो नहीं सॉरी डो प्रोसेस होता है। डो प्रोसेस क्या होता है, डो बोलो डो जो भी बोलो। डो प्रोसेस में क्या होता है, देखो इसकी रिएक्शन हम लोग क्लोरोबेंजीन की Na से कराते हैं, वही जो पीछे बताया था। यहाँ पे आ जाएगा ONA और S प्लस ये बन जाएगा। तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है, ठीक है। ये देखो क्यूमिन वाला था, ठीक है। बेंजीन की रिएक्शन अगर आप ऑक्सीडेशन, अगर आप इसको ऑक्सीडेशन कराते हैं, देखो बेंजीन का ऑक्सीडेशन जनरली होगा क्या, नहीं होगा। क्यों बेंजीन में ऑक्सीडेशन क्यों नहीं होता बताओ, क्योंकि बेंजीन में एरोमेटिसिटी है। एरोमेटिसिटी उसकी ब्रेक थोड़ी ना होगी। ऑलरेडी यार बहुत कोई स्टेबल है, आप उसकी स्टेबिलिटी को डिस्ट्रॉय करके प्रोडक्ट बना रहे हो तो कैसे बनेगा बताओ। तो बेंजीन तो एरोमेटिक है, वो तो प्रोडक्ट बनाएगा नहीं। बट अगर आप V2O5 के साथ रिएक्शन कराओगे, मतलब कोई ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लोगे, तब जाके कुछ हो जाएगा ना। तो बेंजीन का यहाँ पे याद रखिएगा ऑक्सीडेशन होगा सबसे पहले फिनॉल, और फिर से V2O5 को 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे लोगे तो आपका मैलेइक एनहाइड्राइड बनता है, याद रखने का, ठीक है। तो बेंजीन से ये सारी चीजें, फिनॉल कैसे बना और ये कैसे बना, जब आप V2O5 को 210 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम लिया था 210 तक, तो फिनॉल, और 500 डिग्री सेंटीग्रेड ले लिया तो मैलेइक एनहाइड्राइड बन जाएगा। ये बात आप लोग याद रखिएगा। मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं बेंजीन की। तो देखो बेंजीन के बारे में तो आपको पता है, ठीक है। फिलहाल आपको बस याद रखना बेंजीन एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। यहाँ पे देखो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, ठीक है। या ये कैसे बनता है आपको पता है ना। जब आप बेंजीन की रिएक्शन किससे कराते हो, NaNO2HCl से, किससे, NaNO2HCl से कराते हो, तो ये यहाँ पे बेंजीन पे क्या आ जाता है, N2Cl, क्या आ जाएगा, N2Cl आ जाएगा। और N2Cl का मतलब फिर से आप इसको जब ब्रेक करोगे तो यहाँ पे कार्बोकेटायन बनता है। क्या बनता है, कार्बोकेटायन। आपको मैंने कई बार बताया, ये रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट, मैं फिर से बताऊंगा, मैं इस रिएक्शन को फिर से बताऊंगा। देखो ये आपका एक बेंजीन है, ठीक है, सुनिए। बेंजीन में मतलब बेंजीन नहीं, एनिलीन होगा, एनिलीन, बेंजीन नहीं, सॉरी बेंजीन नहीं होगा, एनिलीन होगा। एनिलीन का रिएक्शन अगर आप NaNO2 है ना HCl से कराओगे, है ना, कोल्ड 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड मतलब N2Cl बनता है, N2Cl, और यहाँ से N2 गैस निकल जाता है और Cl माइनस यहाँ से, और ये हमारा बन जाता है, ये जो आपका इस पे आ जाता है कार्बोकेटायन। देख रहे हो, अभी तक जो बेंजीन होता था वो न्यूक्लियोफाइल का काम करता था, लेकिन अब तो प्लस चार्ज आ गया, इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि आप किसी भी न्यूक्लियोफाइल को ले जाकर डायरेक्ट अब इससे ऐड करा सकते हो, ये खास बात होती है। तो बेंजीन पे अगर आप किसी न्यूक्लियोफाइल का एडिशन कराना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ये कराना पड़ेगा, एनिलीन से, एनिलीन का करा दो डाइजोनियम क्लोराइड, है ना, तो डाइजोनियम क्लोराइड से बन जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ से कार्बोकेटायन, फिर यहाँ से किसी भी न्यूक्लियोफाइल को ले जाकर डायरेक्ट आप ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो, अगर आपको फिनॉल बनाना तो क्या करना पड़ेगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना लो। कैसे बनाया था, एनिलीन की रिएक्शन NaNO2HCl से करा, ये बन गया। अब H2O में बताओ न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, OH माइनस, बस ये जाएगा, इसका कार्बोकेटायन जो होगा हट जाएगा, बस बन जाएगा, ठीक है। चलिए फिर से वही है, देख लो कार्बोकेटायन, ये सब मैंने आपको बता दिया सारी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल के बारे में कुछ देख लीजिए, कुछ इसके रिएक्शन है, मतलब कुछ ये सब तो आपको पता है कि ये बेंजीन है, ये सब तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आके या कोई सब्स्टिट्यूट कर सकता है। और आपको पता होना चाहिए कि जो फिनॉल होता है, फिनॉल कैसा होता है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, ये भी आपको पता होगा। तो ये सब चीजें वही है, इसमें कुछ ज्यादा बताने की जरूरत तो नहीं है। हाँ यहाँ से देख लीजिए केमिकल प्रॉपर्टीज आप, उधर तो बेंजीन के बारे में, बेंजीन के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है एरोमेटिक वाले हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में, तो उसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना है। बस आपको याद रखना है कि हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल की पढ़ लेते हैं। तो ज़्यादा नहीं बचा है, आई थिंक बस थोड़ा सा ही बचा है, तो फटाफट इसको कर लेते हैं ताकि आपको कोई भी डाउट इस चैप्टर से रिलेटेड न होने पाए, ठीक है। चलिए 10 मिनट का और बचा है, तो ध्यान से आप लोग देखिएगा। सबसे पहले हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ जो फिनॉल है ना, इसमें हम लोग पढ़ेंगे हेलोजिनेशन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, हेलोजिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। हेलोजिनेशन का मतलब ये देखो फिनॉल है, फिनॉल की रिएक्शन जब आप हेलोजन से कराओगे, हेलोजन, ठीक है, तो नॉन पोलर, अगर ये याद रखिएगा, यही याद रखिएगा जो बताने जा रहा हूं, अगर आप हेलोजन की रिएक्शन नॉन पोलर सॉल्वेंट के मीडियम, अगर आप नॉन पोलर सॉल्वेंट लेते हो तो आपका आर्थोब्रोमो और पैराब्रोमो बनता है, पहली चीज। और अगर आप Br2 के साथ H2O पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लोगे तो आपका 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनता है। क्या बनता है, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, जो कि ब्राइस प्रेसिपिटेट होता है। आप बोलोगे कैसे सर, हमको ये जानना ही जानना है, इसको तो जानूंगा ही कैसे, ठीक है। मतलब आप लोग को इच्छा होगी ना कैसे आखिर ये बनता, सुना तो बहुत है, कैसे बनता थोड़ा बता देते तो मजा आ जाता। सुनो, क्या आपको फिनॉल का बारे में पता है, क्या फिनॉल आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। ये तो आपको पता होगा ना कि जो फिनॉल होता है वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, ये तो आप लोग मानते होंगे, ठीक है। एक्चुअली जब आप पोलर मीडियम लेते हो ना, पोलर का मतलब जैसे H2O ले लिया, ठीक है, ये तो पोलर होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। तो जब H2O के साथ पहले क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, जो फिनॉल है ना ये H2O के साथ रिएक्शन करेगा। यहाँ पे देखो एसिडिक हाइड्रोजन है,
तो यहाँ पे एसिड बेस का रिएक्शन होगा और फाइनली हमारा O माइनस बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। ये मान के चलते हो ना, बताओ जो यहाँ पे OH माइनस है ये H प्लस यहाँ से ले लेगा और यहाँ पे O माइनस आ जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। ये बात आप लोग मानते हो? अब यार एक बात बताओ, अगर O माइनस आ गया, मैं आप बस आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, O माइनस है और OH है, किसका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या किसका प्लस इफेक्ट ज्यादा होगा? बताओ, क्या इसका ज्यादा होगा? आप बोलोगे क्यों सर? क्योंकि मैंने आपको बताया था OH की माइनस आई इफेक्ट लगाता है, याद है पीछे बताया था जीओसी में, और ये प्लस एम इफेक्ट भी लगाता है। लेकिन O माइनस के बारे में मैंने बताया था ये प्लस एम और प्लस आई भी लगाता है, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉन, ये प्लस आई मैंने बताया था नहीं O का, याद है? याद होगा अगर आप लोग को, ठीक है? प्लस आई का ऑर्डर जाके देखना मेरा, उसमें O माइनस लिखा था कि नहीं, ऐसे लिखा था कि नहीं O माइनस, ठीक है? तो यानी कि इसका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ज्यादा होता है, और जिसका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ज्यादा होगा, जिसका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ज्यादा होगा, क्या वो जो आर्थोपैरा, यानी कि उस पर जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा वो ज्यादा चांसेस होंगे अटैक करने के, यानी कि अब जब Br यहाँ पे अटैक करेगा, आर्थो पे करेगा, पैरा पे करेगा, जितने पोजीशन है सब पे करेगा। क्यों? क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप स्ट्रॉन्ग हो गया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो गया, यानी कि अब इस पे आसानी से इलेक्ट्रोफाइल हर जगह अटैक कर सकता है, जहां जहां भी उसको अटैक करने के चांसेस मिलेंगे। यही रीजन होता है। तो Br2S2 होगा तो ये मतलब पोलर होगा तो ये, और नॉन पोलर अगर सॉल्वेंट जैसे CCl4 ले लिया गया, CCl4 नॉन पोलर है, ठीक है? तो ये इसमें आर्थो और पैरा अलग अलग बनेगा, एक मिक्सचर बनेगा। क्लियर है? चलो अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ठीक है इसको देख लो फटाफट। ये आपका एक बेंजीन है, इसके हम लोग नाइट्रेशन करा रहे हैं। नाइट्रेशन आप बेंजीन में क्या बनता है? नाइट्रोबेंजीन, ये सब तो पता है आप लोग को। सल्फोनेशन कराओगे तो SO3H बनेगा, और अगर हेलोजिनेशन कराओगे तो क्या बन जाएगा? हेलोबेंजीन बन जाता है, सब तो पता होगा आप लोगों को, ठीक है? तो बेंजीन के बारे में देखो कुछ चीजें मैं आपको और बता देता हूँ। बेंजीन का जब आप एल्काइलेशन कराते हैं, हाइड्रोकार्बन तो पढ़ा है ना सब कुछ, बताओ। तो जब एल्काइलेशन कराएंगे तो यहाँ पे CH3 प्लस अटैक करेगा, और प्लस अटैक करेगा तो यहाँ से ये बन जाएगा, है ना? और ये भी यहाँ पे भी कार्बोकेटायन बनेगा, बट कार्बोकेटायन क्या होगा? शिफ्ट होगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ पे कार्बोकेटायन आएगा, तो फाइनली हमारा यहाँ पे बन जाएगा CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे CH3, और यही जो कार्बोकेटायन है ये क्या करेगा? अटैक करेगा, और फाइनली हमारा क्या बन जाएगा? क्यूमीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्यूमीन बन जाएगा, ठीक है ना? और अगर क्यूमीन को एयर के कांटेक्ट में लॉन्ग टाइम तक रखेंगे तो क्या बन जाएगा? फिनॉल बन जाता है। ये मैंने आपको ऑलरेडी सब कुछ डिस्कस कर दिया है। चलिए, एसाइलेशन में क्या होता है? RCOCl, RCOCl में तो बड़ा सिंपल सा है, RCO प्लस ये अटैकिंग एजेंट होता है, ये जाके अटैक करेगा तो ये मतलब C प्लस चार्ज C पर होता है, याद रखिएगा ऐसे, ठीक है ना? चलिए, मतलब ऐसे होता है RC और यहाँ पे O और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है? इस तरह से होता है, तो ये बात आप याद रखिएगा। चलिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, क्लियर है क्या? तो RCO प्लस यही कार्बन जाके वहाँ पे अटैक करेगा और इस तरह से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है? वैसे यहाँ भी हो जाएगा। तो कुल मिला के ये सब तो हो गया है यार, ये सब ऐसे ही बता रहा हूँ। नाइट्रेशन अगर आप फिनॉल कराओगे तो क्या बन जाएगा? जैसे बेंजीन का करा रहे थे, वैसे अगर नाइट्रेशन अगर आप इसका करोगे, डाइल्यूट HNO3 लोगे ना, डाइल्यूट HNO3 डाइल्यूट लिया, डाइल्यूट मतलब नाइट्रो कहाँ आएगा? आर्थो पर आएगा और पैरा पर आएगा। ये देखो, आर्थो पर और पैरा पे आएगा, मेटा पे तो आएगा नहीं, क्योंकि मेटा डायरेक्टिंग तो होता नहीं। फिनॉल कैसा होता है? आर्थो पैरा, फिनॉल होता है आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। और अगर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ले लोगे ना, तो आर्थो पर भी आएगा, पैरा पर भी आएगा, सारे आर्थो पैरा। अगर पिक्रिक एसिड, क्या बोलते हैं इसको? पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। क्लियर है क्या? देख लो अच्छे से, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लोगे तो ये बनेगा, डाइल्यूट लोगे तो ये बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, नाइट्रेशन में अटैक कौन करता है? NO2 प्लस अटैक करता है। कौन अटैक करता है? NO2 प्लस अटैक करता है, याद रखिएगा। सल्फोनेशन में कौन अटैक करता है? SO3 अटैक करता है, ठीक है? चलो, रीमर टीमन रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। रीमर टीमन रिएक्शन को ध्यान से सुनना, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और बड़ा ही आसान से रिएक्शन है, और इसको आप लोग अच्छे से समझ भी सकते हो, क्योंकि रीमर टीमन रिएक्शन के बारे में मैंने आपको एक एलिमिनेशन के बारे में बताया था ना। तो चलिए इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखो। रीमर टीमन रिएक्शन, इसमें क्या होता है याद रखिएगा। फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं, क्लोरोफॉर्म KOH रिएक्शन, याद है? मैंने आपको एल्किल हैलाइड जब पढ़ाया था तो वहां पर मैंने बताया था, याद है? याद होगा अगर आपको कि CH3Cl3 और KOH रिएक्शन कराते हैं तो CCl2 कार्बिन बनता था, याद है? CCl2 कार्बिन बनता है, और यही कार्बिन क्या करता है? अटैक करता है, और इसका जब हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो ये CH2 आता है। फिर से बता दूं, देखो, जब आपने CH3Cl3 KOH से रिएक्शन किया आपस में, तो Cl2 CCl2 बनेगा, कार्बिन, डाइक्लोरोकार्बिन बनेगा, और यही जो कार्बिन फिनॉल पे अटैक करेगा, मैं आपको बताता हूँ कैसे अटैक करेगा। ये जब अटैक किया, मान लीजिए न्यूक्लियोफाइल, ये जब इलेक्ट्रोफाइल का भी काम करता है ये, तो ये जाके जब यहाँ पे CCl2 बनाएगा, फिर जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे ना, तो यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, तो एक कार्बन पे दो OH हो गया, H2 को निकाल दोगे तो फाइनली आपका CH2 बन जाएगा, और यानी कि हमारा फिनॉल था, और यहाँ पे आ जाएगा CH2 आ जाएगा, और एक पैरा पर भी CH2 आ जाएगा। आई थिंक आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गएंगी, और इसका नाम याद रखिएगा, सैलिसिलिक एल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैलिसिलिक एल्डिहाइड बोलते हैं।
जैसे भी याद रखो, या सैलिसिलिक एल्डिहाइड भी बोल सकते हैं, दोनों मिला दोगे तो सैलिसिलिक एल्डिहाइड बोलेंगे, ठीक है। चलिए, तो रीमा टी1 समझ में आया कि CH3 की OH लोगे तो क्या बनेगा, देखो CHO आर्थो पर और पैरा पर दोनों जगह पे आ जाएगा, ठीक है। ये आपका डाइक्लोरोकार्बिन है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, यही आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है। ये इसकी खास बात क्या है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। CCl2 की खास बात ये होती है ना, ये इसके पास देखो एक वैकेंट ऑर्बिटल भी होता है, लोन पेयर भी होता है, दोनों चीज है। ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल दोनों का ही काम करता है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे डायरेक्ट दे देगा, याद रखिएगा। चलिए, क्लियर हो गया। तो ये भी देख लो, वही चीज है, CHO। अच्छा, ये तो ब्लॉक है तो यहाँ पैरा पे जाएगा, पैरा पे CHO आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे अगर ब्लॉक है तो यहाँ पे CHO आएगा, ये देख लीजिए, सिंपल सी बात है। अगर पैरा ब्लॉक है तो आर्थो पर CHO बनेगा, ठीक है। रीमर T1 कार्बोक्सिलेशन है, कुछ नहीं करना है यार। जैसे वहां पे सैलिसिलिक एल्डिहाइड बना था ना, यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड बनेगा। बस जहाँ पे CCl3 लिया था ना, वहां पे CCl4 ले लो। आपने CHCl3KOH लिया था, जब CHCl3KOH लिया था तो यहाँ पे क्या बना था, CHO। और अगर यहाँ पे CCl4 ले लोगे तो ये सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा, ये बात याद रखिएगा। और अगर यहाँ पे फिनॉल है, CHCl3KOH लोगे तो ये देखो ये बन गया। अगर आप CCl4 लोगे तो ये बन जाएगा। मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीजें, हाँ, इसको क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड। इसको सैलिसिलिक एल्डिहाइड, इसको सैलिसिलिक एसिड कब बनाओगे, जब CCl4 लोगे, और CHCl3 लेंगे तो सैलिसिलिक एल्डिहाइड। लास्ट रिएक्शन है कोल्बे सिंथेसिस। कोल्बे में क्या होता है, फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं, Cl2NaOH, है ना, और फिर एसिडिफिकेशन, दो रिएक्शन होता है इसमें। पहले तो Cl2NaOH से कराएंगे, है ना, उसके बाद एसिडिफिकेशन कराएंगे, और इसमें बनता है सैलिसिलिक एसिड। डायरेक्ट याद कर लेना, डायरेक्ट अगर पूछेगा तो पूछेगा, और इसमें और आपको कुछ नहीं जानना है। तो फाइनली हमारा जो फिनॉल और ईथर का जो चैप्टर था वो पूरा अच्छे से कंप्लीट होता है। और मैं आपसे बोलूंगा कि एक बार शॉर्ट नोट जो मैंने लिखाया है ना, ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखो, फिनाल के जितने भी सारे रिएक्शन है मैंने इसमें सारा इंक्लूड कर दिया। अगर आप इस एक स्लाइड को, अगर सारी चीजों को आपने समझा है ना, इसमें सब कुछ है, तो अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा और सारा कुछ आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सब कुछ मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। और ये भी शॉर्ट नोट्स है पूरे ईथर का, क्योंकि ईथर वाला चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो मैंने इसको अच्छे से पूरा अच्छे से बताया है, ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ पाओ। क्लियर है क्या। चलिए, खत्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे एमियंस के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे, एमियंस के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक लास्ट जो रिएक्शन का टॉपिक होगा वो होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद ये पूरा हम लोग का रिएक्शन वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बस इतना ही, थैंक यू।